आएगा, हम भगा देंगे कोचिंग से। चलो देखो, तो हम लोग का ये क्या है भाई, थ्योरम 15.1 और 15.2 में हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हैं ऑलमोस्ट उतना, और एग्जाम्पल जो आज बनाने बोलेंगे उससे तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन सीखने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज का भी देखेगा, 7-8 क्वेश्चन बचा होगा, अब 5-7 क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज का ही बचा होगा, उसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे 15.3, 2 दिन ही लगेगा, आज और फिर एक दिन किसी भी दिन हम लोग सर्कल को कर लेंगे ख़त्म। फिर हम लोग नया चैप्टर में चल जाएंगे, और सीखने वाला पर्पस जब चैप्टर ख़त्म होके बचेगा थोड़ा थोड़ा स्लॉट तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, तो हम लोग का थ्योरम क्या है भैया, थ्योरम जानने से पहले हमको टेंजेंट जानना पड़ेगा कि टेंजेंट क्या है। किसी भी सर्कल का, 2 थ्योरम यहाँ पे नया पढ़ेंगे, 2 में हम लोग का 80% एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर 2 थ्योरम और पढ़ेंगे जिससे फिर एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, और 9 थ्योरम कुछ नया नहीं आएगा। किसी भी एक सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ना देख के लगता है कि उस सर्कल को ढेर सारा पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन वो ढेर सारा पॉइंट पे सर्कल को टच नहीं करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। अगर तुम कॉम्पास से सर्कल बनाओ और एकदम साफ पेंसिल लेके एक लाइन बनाएगा तो तुमको ना साफ दिखेगा कि ना ये जो, सिंस मेरा मार्कर बहुत मोटा है ना, तो तुमको देख के लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डार्क करके बनाएंगे तो इधर से लेके इधर तक ऐसे टच नहीं होता, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू अ सर्कल एंड दैट लाइन विल टच ओनली वन पॉइंट एट अ सर्कल, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, तो फिर ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, m से लेके n तक को टेंजेंट बोल दें, और ये वाला जो जगह है इसको अगर हम लोग p बोल दें, तो हम लोग भैया इसको पढ़ते कैसे, इसको हम लोग पढ़ते हैं mn इज द टेंजेंट एट p, mn इज द टेंजेंट एट p। मीनिंग क्या है इसका कि mn आपका टेंजेंट है जो सर्कल को p पॉइंट पे टच कर रहा है। mn इज द टेंजेंट एट पी। ई बैच में कोई भी टेस्ट एब्सेंट नहीं करना, उसमें बहुत लोग करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, परमानेंट कैंसिल कर देंगे टेस्ट पूरा साल के लिए, हम बता दे रहे, तो एकदम एब्सेंट करने का सोचना ही मन। तो m से लेके n तक आपका टेंजेंट है जो कहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, p। बोल कोई दिक्कत है? अगर हम इसी पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ कर दे जहां पे टेंजेंट का और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट पे अगर हम सर्कल का एक रेडियस ड्रॉ कर दें, तो थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द थ्योरम? इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन, जहां पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इफ अ रेडियस इज ड्रॉन, दोनों का टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, अगर उसी पॉइंट पे हम सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर देंगे तब जाके रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे अगर ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप बना लो, कौन मना किया बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे करके लिए देख। फिर से मेरा भाई हम सेम बात बोल रहे हैं, ये ऐसे टच नहीं करता है, तुमको देख के लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। तुम कॉम्पास और पेंसिल से बनाएंगे ना, सिर्फ एक डॉट पे टच मारेगा। तो भैया इफ x y is the tangent and a is the point of contact, और हम एक OA ड्रॉ कर दिए सर्कल का रेडियस, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो रेडियस होता है वो सर्कल का टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर, तो रेडियस एंड टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ रेडियस इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरा बात समझ में आया? इसका हम लोग यूज करेंगे, अभी बहुत भयंकर ही यूज होगा। तो द थ्योरम इज अगेन, आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। किसी भी सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच मारता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर जिस पॉइंट पे सर्कल को वो टच कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे अगर आप एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिएगा तो ये रेडियस और ये टेंजेंट दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ में आया? इसका हम लोग अभी यूज करेंगे। सेकंड थ्योरम क्या है भैया, किसी भी सर्कल का ऐसे जो जा रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, है ना। तो अगर किसी भी सर्कल का आप एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लीजिएगा और अगर यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिएगा,
तो भैया यहाँ से एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ होगा और यहाँ से एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ होगा, यहाँ से। इसके अलावा और टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है किसी भी सर्कल का कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट से। सेकंड थ्योरम, किसी भी सर्कल का कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। किसी भी सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट, क्योंकि देखो ना, तुम अगर तुम और बोलेगा यहां से हम ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर का तरफ कर लिए एक नीचे का तरफ कर लिए, अगर तुम और ड्रॉ करना चाहेगा देखियो अंदर से चल जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। और अगर आप एक ड्रॉ ऐसे करके तो टच ही नहीं करेगा, तो टच नहीं करेगा तो टेंजेंट नहीं होगा। तो का फिर से हम ऐसा ही थोड़ी बना देंगे सेम लाइन, मतलब ऊपर एक बनेगा नीचे एक बनेगा। तो अगर हम बोलेंगे पी ए पी बी, पी ए एंड पी बी, इधर एम लिख दिए इधर एन लिख दिए, बात सेम। पी ए इज द टेंजेंट एट एम, पी बी इज द टेंजेंट एट एन। मेरा बात समझ में रहा है? एट बताता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, एट बताता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना ये टेंजेंट का लेंथ, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ, तो याद रखना नहीं, लाइन को तुम कहीं भी तान दो, ई दुनिया से लेके वो दुनिया पहुंचा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट का लेंथ जो कंसीडर होता है ना, वो एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही होता है। मतलब अगर हम ये वाला टेंजेंट जो बनाया है, पी ए इज द टेंजेंट एट एम, पी बी इज द टेंजेंट एट एन, एट सेइंग द पोजीशन की कहां पे वो सर्कल को टच मार रहा है। अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए, आप पी ए नहीं बोल सकते, आपका लेंथ हमेशा पॉइंट ऑफ, मतलब ये टेंजेंट को हम इधर तक बढ़ा दे, ये टेंजेंट को हम इधर तक बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लेंथ कंसीडर हमेशा कहां तक होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां तक होता है? तो थ्योरम क्या बोलता है, ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा दोनों इक्वल होगा। तो एक स्टेटमेंट क्या है भैया, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। बात समझ में आया? दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। टेंजेंट का लेंथ ऑलवेज बी कंसीडर फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टिल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप उसको टांग जहां तक भी दीजिएगा, लेंथ कहां तक लेंगे? बात समझ में आया? थ्योरम बोलता है ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट विल बी इक्वल। क्लियर है ना? दूसरा बात बोलता है क्या, बोथ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोनों टेंजेंट सर्कल का सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। अब तुम खुद से ही सोच के देख लो, यहां पे सर्कल का सेंटर, सर्कल का टेंजेंट दोनों बाहर से चल जाएगा, तो सर्कल का टेंजेंट जो है कहां से सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगा। तो हम दो ठो एंगल पहले बना के तुमको दिखाते हैं, फिर तुम मेरे को बोलना। देख, ऐसे करके हम दो रेडियस बनाए और ऐसे करके हम एक लाइन बनाए, एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर को जोड़ दिए, एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर को जोड़ दिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। इसी को लोग बोलता है दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द। तो तुम बोलेगा भैया इसमें टेंजेंट का कहाँ यूज हो रहा है? आप तो बोले टेंजेंट विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, टेंजेंट यूज ही नहीं हो रहा। तुम दिमाग लगा के सोचो, अगर ये टेंजेंट नहीं होता तो तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होता? अगर ये टेंजेंट नहीं होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता होता, तो रेडियस पता होता? नहीं होता। अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता जहां पे से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो सेंटर और ये वाला को जोड़ने वाला लाइन बनता? मतलब बोल सकते ये वाला लाइन को बनाने में इनडायरेक्टली टेंजेंट का ही हेल्प लिया जा रहा है। मेरा बात नहीं समझा लो। चलो भाई, ये है सर्कल, सही है? लो अब बना के दिखाओ हमको सेंटर पे एंगल कहां से बनेगा? बनेगा नहीं। तो ये बनाने के लिए तो पहले आप टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर से आप टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एक रेडियस ड्रॉ किए, ये एक, तो ये दोनों एंगल बना। सही बात? जब तक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रहा था, ले बना पा रहा था, मतलब बोल सकते ये वाला एंगल बनाने में टेंजेंट का ही हेल्प लिया जा रहा है, क्योंकि जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वहीं से आप रेडियस टानिएगा और सेंटर से फिर एक्सटीरियर पॉइंट जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा, तभी तो ये दोनों एंगल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल को बनाने में इनडायरेक्टली टेंजेंट का ही हेल्प लिया जा रहा है।
तो यही बोलता है थ्योरम का सेकंड पार्ट कि बोथ द टेंजेंट विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। बोलो आया कि बाउंसर गया? सही है। थर्ड बात बोलता है बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का होता है, इंक्लाइंड मतलब झुका होना। इंक्लाइंड प्लेन देखे ना भाई, मशीन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कोई गाड़ी वगैरह में जब बहुत भारी सामान रहता है हेवी, तो उठा के ऐसे नहीं रखा जाता है, एक तो ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन एक तो लगा देता है, उसी में धक्का मार के ऊपर भी चढ़ाता है, उसी से धक्का मार के नीचे भी लाता है। सही बात है ना, उसी को इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या, झुका होना। तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला लाइन है और ये येलो वाला पीओ, ये टेंजेंट उसके साथ झुका हुआ है और ये टेंजेंट इसके साथ, तो बोलता है ये दोनों जो एंगल होगा ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये दोनों जो एंगल है इसका नाम चलो 1 रख दिए, इसका नाम 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होगा। इसका नाम अगर 3 रख दिए, इसका नाम 4 रख दिए, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। तो भैया इसको क्या बोलता है, बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। मेरा बात समझ में आया? थ्योरम क्या है? तो थ्योरम इज अगेन, ये सारा थ्योरम का बोले ना, डब्ल्यू बी तुम लोग का सिलेबस में फर्क क्या है, डब्ल्यू बी और तुम्हारा सिलेबस में फर्क है। ये सारा चीज हम लोग ना पहले इसको प्रूफ करते हैं कि ये हम क्यों माने कि ये इक्वल होगा, हम क्यों माने दोनों इक्वल होगा, हम क्यों माने इस दोनों को इक्वल होगा। बात समझ में आया ना? तो उसका प्रूफ ही पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो उन लोग का थ्योरम 5 मार्क्स का आता है। फिर उन लोग का जो अभी हम लोग सम्स बनाएंगे ना, वो उन लोग का रहता है, उसका क्वांटिटी तुम लोग का क्वांटिटी से कम रहता है, मतलब वो लोग एप्लीकेशन कम पढ़ता है। समझा कि नहीं? थ्योरम उन लोग का पढ़ना, थ्योरम प्रूफ करना ही काम रहता है 5 नंबर का। समझा मेरा बात? हम लोग का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। बोल क्लियर है ना? इसीलिए देखिएगा तुमको हम थ्योरम प्रूफ करके नहीं दिखाते, थ्योरम का खाली स्टेटमेंट बोलते हैं, डायग्राम से उसको समझाते हैं, काम चालू करते हैं। तो भैया पहला थ्योरम क्या बोला, किसी भी सर्कल का कोई भी एक टेंजेंट आप बनाइएगा, किसी भी सर्कल का कोई भी आप एक अगर टेंजेंट बनाइएगा तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। जहां पे वो सर्कल को टच किया उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप एक टेंजेंट का बना के, जहां पे बना था वहीं पे रेडियस बना दीजिए। तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी सर्कल का कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन सकता है, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम, क्योंकि उससे ऊपर बनाइएगा बिना टच किए चल जाएगा, उससे नीचे बनाइएगा कॉर्ड बन जाएगा। तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनेगा, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। लेंथ आप टेंजेंट कितना ही बड़ा बना दीजिए, लेंथ विल बी कंसीडर फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टिल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट विल बी इक्वल, both the tangents subtend equal angle at the center and both the tangents are equally inclined. Both the tangents are equally inclined. Angle, both the tangents subtend equal angle at the center, up down. Both the tangents are equally inclined and length of both the tangents are equal. ये बोलता है मेरे को सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम मेरे को 3 बात देता है। बोलो क्लियर है? बोल जल्दी। एंगल साइड से तो प्रूफ कर सकते हैं। हाँ ये दोनों मेरा भाई कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होगा, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होगा। अगर तेरे को देखना है तो डब्ल्यूबी बोर्ड का सारा जाके तुम 1.5x में भी देखेगा। अगर तुमको देखना है कि हाफ डबल कैसे होता है, दोनों टेंजेंट का जो सर्कल का सेम सेगमेंट पे एंगल इक्वल कैसे होता है, रेडियस और टेंजेंट जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, ये सारा का प्रूफ दिया है। 20-20 मिनट का प्रूफ है। तुम 2x में 1.5x में देखेगा ना, अगर तुमको सीखना है तो 10-10 मिनट में हो जाएगा। 5-6 थ्योरम 1 घंटा लगाएगा ना, सबका प्रूफ सीख जाएगा। और वो प्रूफ सीखना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लॉजिकली बात लिखते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे ये वाला का जो प्रूफ है ना, बहुत लॉजिकल प्रूफ है। अगर देखना हो तो जाके देखेगा। एंगल ऑन सेम इज वाला है ना, अभी शायद अपलोड किए कि नहीं मेरे को पता नहीं है। रेडियस एंड टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बहुत अच्छा प्रूफ है। चलो डायग्राम लिखो। कौन, ये वाला? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ नहीं करते, ऐसे ही प्रूफ हो जाता है। लॉजिकल लिखते हैं, प्रूफ हो जाता है। नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट तुम कहीं भी लो, ये सर्कल है मेरा, बात खत्म। एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ लेना, यहाँ लेना। एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, एक टेंजेंट ऐसे जाएगा। ये सर्कल है, हम यहाँ लेंगे। एक ऐसे जाएगा, कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं, जहां होना वो वहां होगा। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ ये 2 ही टेंजेंट निकलेगा। हाँ, सिर्फ 2 ही टेंजेंट निकलेगा। दूसरा सर्कल पे फिर 2 और बन जाएगा कि ऐसे करके एक सर्कल है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट निकलेगा। अब तू बोलेगा हम यहाँ पे एक और सर्कल ले लेंगे, तो यहाँ के लिए और हो जाएगा। तुम तो एक सर्कल का बात कर रहा हो, 2 सर्कल का थोड़ी बात कर रहा है। चलो डायग्राम बनाओ जल्दी से। ये सेकंड थ्योरम हम लोग जो लिखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेकंड थ्योरम है कि रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
स्टेटमेंट इसका रीजन के समय कैसे लिखेंगे? रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ड्रॉ कर लिया। अब इसका हम लोग यूज करके देखो सम्स कैसे बनाएंगे। हो गया? चलो ये वाला डायग्राम बना लो। जैसे करके लिखे, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे करके लिख लेगा 1 = 2, ऐसे करके लिख लेगा 3 = 4, PM = PN, जो डायग्राम दिया है। टेंजेंट को रे बोल सकते हैं, टेंजेंट को रे, टेंजेंट को रे बोल सकते हैं। और उसके लेंथ को देखो अगर हम किसी फिक्स पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, देखो एक मिनट रुक जाओ, देख इसको बोलते हैं लाइन जो बोथ साइड एक्सटेंड होता है। कोई एक फिक्स जगह से टांगे जाते हैं एक तरफ एक्सटेंड, इसको बोलते हैं रे, और इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। टेंजेंट का लेंथ मेरा भाई वो एक सेगमेंट है। टेंजेंट का लेंथ मेरा भाई वो एक सेगमेंट है। सिर्फ एक सर्कल का कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके बस आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, सही है, ये लाइन है। लेकिन अगर आप किसी फिक्स पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं, किसी फिक्स पॉइंट से, लेकिन लेंथ से आपका कोई लेना देना नहीं है, बात समझना है? सो दिस इज, ऐसा अगर कुछ है तो टेंजेंट सर्कल के साथ लाइन जैसा बिहेवियर दिखा रहा है। कोई फिक्स पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, लेंथ से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ये रे जैसा बिहेवियर करेगा। लेंथ से आपका अगर लेना देना है तो सबसे पहले आपको कोई एक तो फिक्स पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहां से लेके यहां तक फिर वो लाइन सेगमेंट का काम करेगा। बात समझ में है क्या? जो एंगल जो सबटेंड होगा वो हमेशा के माइनस सेगमेंट में होगा। क्या होगा? जो एंगल जो सबटेंड होगा वो क्या हमेशा माइनस सेगमेंट में जो होगा। ड्रॉ करके देख लो तुम कैसे बनाना चाहती है। देख अगर ऐसे करके टेंजेंट बनाएगी तो सोच के देख, तो यहाँ पे वो कभी टच ही नहीं करेगा। अगर यहाँ से वो ड्रॉ होगा, देखिएगा ध्यान से जो बात वो बोल रही है ना। अगर हम इस पार से ड्रॉ कर रहे हैं तो पता है वो हमेशा ये जो सेमी सर्कल है इसका इस हाफ तक ही टच मारेगा, इसका इस पार नहीं जा सकता है। तो तुम सोच के देख लो, अगर वो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ऐसा ही होगा, है ना। तो ये जो सबटेंड वाला होगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाला सर्कल के अकॉर्डिंग ये माइनस ए बनेगा। अगर आपको यही चाहिए वो मेजर पे बन ही नहीं सकता। आप खाली क्या कर सकते हैं, आप इधर का जगह इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर से अगर ड्रॉ करेंगे ना तो फिर इसका डायमीटर का उस तरफ नहीं जा सकेगा, इसी तरह क्योंकि उस तरफ जाने के लिए इसको कॉर्ड बनना पड़ेगा। अब देखो, है ना, मतलब ये दोनों एंगल का समेशन जो होगा 180 से कम ही होगा हमेशा। नहीं समझा? ये दोनों का सम जो होगा ना वो 180 का पार नहीं जाएगा। मेरा बात समझा क्या? कि बोथ द एंगल आर इक्वल एट द सेंटर, बोथ द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर विल बी इक्वल, बट देयर समेशन विल नेवर एक्सीड 180। नहीं, 180 से पार नहीं होगा, वो हमेशा 180 से डाउन ही रहेगा। 180 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। देखो तुम देख लो, ऐसे करके अगर तुम बनाएगी, तुम खुद से ही देख, पिछले वाला तो पैरेलल ऐसे है ना, ऐसे करके अगर तुम बोलेगी तब भी वो 180 नहीं होगा, 180 से ऑलवेज कम होगा। तुम ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि 180 होने के लिए उसको ऐसे जाना पड़ेगा, तो सेम पॉइंट से कहां से बनेगा वो? नहीं समझ में आया? क्योंकि ऐसा अगर वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो हम लोग एक तो और थ्योरम बोले ना, थ्योरम थोड़ी खत्म हुआ, और एक थ्योरम पढ़ेंगे ना, ये दोनों का जो समेशन होता है ये 180 होता है। ई वाला पूरा दोनों का इंक्लाइनेशन और दोनों का सेंटर में जो एंगल बनता है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो इसका वैल्यू 0 कहां से होगा? कुछ तो होगा, तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 180 से कम होगा। बोलो क्लियर है ना? तो हम लोग कोई तकलीफ नहीं है, रुक जाओ, आप कोई आंसर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेफिजूल का क्वेश्चन कर रहा है, तुम लोग को ही पता है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जब नोट कर रहा होगा एक दो ठो आंसर कर देंगे, तो बेफिजूल का हम लोग 10-15 मिनट यहीं अटक जाएंगे। तो हो गया, चेंज करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें आप। चलो तो क्वेश्चन क्या मिटा दे रहे हैं बाबू? क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग का एकदम बच्चा वाला। देख भाई क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग का एकदम बच्चा वाला। देख बाबू, अगर ये एक सर्कल होगा जिसका भी एक दो क्वेश्चन है, उसको हम बोल दिए कि हम जब उतार रहा होगा डायग्राम सॉल्यूशन उस समय हम कर देंगे। अब अभी नहीं कर रहे, अभी हम पहले पढ़ा लेते हैं थोड़ा। सही है? ये है बाबू तुम्हारा एक एक्सटीरियर पॉइंट, ये है तुम्हारा सर्कल का टेंजेंट, और ये है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
मेरा बात समझ में आया? और यहाँ से आप अगर एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिएगा, सही बात है, तो ये दोनों हो गया भाई 90। और ये वाला जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट। तो क्या ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा है? ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा तो पाइथागोरस लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। तो अगर हम बात करेंगे पी ए, ये क्या है? लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ओ ए रेडियस, पी ओ डिस्टेंस बिटवीन tangent exterior point and center of circle। ध्यान से देखो बाबू, ये जो ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग ये पीओ हाइपोटेन्यूज जैसे काम नहीं कर रहा है। अरे 90 के ऑपोजिट में है, हाँ या ना? और ये दोनों में से कोई भी चाहे परपेंडिकुलर हो, अच्छा कोई भी बेस हो, मेरा कहा जाता है, हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर फिक्स होगा। लेंथ कैलकुलेशन है पी और बी कोई भी हो, मेरा कहा जाता है एच फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, फिक्स होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थीटा लिख रहे हैं, खाली लेंथ निकालने के लिए कोई भी पी हो कोई भी हो मेरे को फर्क पड़ता है? तुम लिखेगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? तो इन तीनों में अगर पाइथागोरस लगेगा तो ये तीनों मिलकर का ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेगा, जिसमें से सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो h का काम करेगा, और टैंजेंट का लेंथ और रेडियस परपेंडिकुलर और बस। तो बन गया ये वाला क्वेश्चन, बात खत्म। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस t। कहां से टैंजेंट का आपको लेंथ चाहिए? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, जा तरीके कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। बन गया ना क्वेश्चन? और क्या बनाने का बचा मेरा भाई? जो पॉइंट से आपका टैंजेंट ड्रॉ हो रहा था, हो गया, रुक जाओ। जो पॉइंट से तुम्हारा सर्कल का टैंजेंट ड्रॉ हो रहा था, वो पॉइंट सर्कल का सेंटर से कितना दूर है? मतलब ये हाइपोटेनस दे रहा है। रेडियस कितना दे दिया? और तुमसे मांग कर रहा है टैंजेंट का 4 सेंटीमीटर। बोलो आया बात समझ में? लिख के कैसे करेगा? अगर ऐसे डायग्राम बना देगा, पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। पी ए स्क्वायर आपको चाहिए, टैंजेंट का लेंथ ओ ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर 25 माइनस 9, पी ए इक्वल टू 4। बोलो आया? देखो क्या लिखा भैया? A point P is at a distance of 13 centimeter from the center C। तो सर्कल का सेंटर को C बोल रहा है, एक तो पॉइंट P है वो सर्कल का सेंटर से 13 सेंटीमीटर, तो इनडायरेक्टली वो हाइपोटेनस दे रहा है। एंड PT is the tangent to the circle। PT जो है वो सर्कल का टैंजेंट है, सही है। अब PT कितना दे रहा है? 12। बस हो गया, रेडियस मांग रहा होगा। क्या मांग रहा होगा? बोल, बात समझा? थ्योरम देख समझेगा ना, ये बहुत इजी होता है एप्लीकेशन, थ्योरम समझना जरूरी है, इसीलिए हम लोग थ्योरम ज्यादा देर समझते हैं। डायग्राम वगैरह बहुत इजी रहता है। देखो क्या दे रहा है सर्कल का, क्या दे रहा है देख भाई, बोल रहे हैं क्या, एक सर्कल दिया देख लो, तो क्या दे दिया देख लो, बोल रहा है क्या, द टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस जो है भैया 6 सेंटीमीटर, सही बात। इज द लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट टू द सर्कल। चलो भैया सब कुछ हटाते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। ये A, ये 8 लिख के दे दे रहा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 है, सही है, सही बात। फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P इज द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, जो टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट P से कितना लेंथ का है, अब बनाया वहां तक, लेंथ तो यहीं तक लेंगे, सही है। तो हो गया 6 8 पे 10। आया बात समझ में? आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पढ़े ही नहीं।
हमको निकालने ही नहीं बोला एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर का क्या दूरी है। देखो ध्यान से क्या बोला, बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव का लिए, क्योंकि सब कोई 10 लिखेगा, 10 आंसर में देगा MCQ में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट टू अ सर्कल, सर्कल का सबसे करीब अगर कोई पॉइंट है वहां से P का कितना दूरी है, तो सर्कल का सबसे करीब P से जो दूरी होगा वो ये है, 4 हो गए। आया। हाँ। उन लोग को ना वो चाहिए ही नहीं है, उसको ये चाहिए, इसीलिए हड़बड़ा के आंसर नहीं लिखना, है ना। मेरा बात समझा, हड़बड़ा के थोड़ा पेशेंस रख के आंसर देगा। मेरे को बोला P सर्कल से सबसे करीब जहां पे है वहां से सर्कल का सेंटर का कितना डिस्टेंस है, आया मेरा बात समझ में। तो वहां से सर्कल का सेंटर का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि अगर ये रेडियस 6 है तो ये भी तो 6 ही ना होगा, तो आपसे ये मांग रहा है। बोलो आया कि बाउंसर किया, पक्का। क्या दिया भैया, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड, तो भैया कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है, कौन का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम, सर्कल का सेंटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसा होता है, जो सर्कल का सेंटर सेम होता है, उन सब सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। मतलब ऐसे ना, इट इज लाइक कि एगो कंपास लिया, कांटा वाला पॉइंट रखा, ऐसे घुमा दिया, फिर कांटा वाला पॉइंट वही रखा, छोटा किया बड़ा गया वहां घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, कांटा वाला पॉइंट चेंज नहीं करे, खाली आर्क का लेंथ चेंज कर रहे हैं, उसको घुमाए जा रहे हैं। तो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। बात समझ में, जैसे कोलिनियर, कोलिनियर, को मतलब होता है सेम, लिनियर मतलब लाइन, सेम लाइन। बात समझा कि नहीं समझा। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड, एक का रेडियस 13 है, एक का रेडियस, देख लेंगे। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल। बोल रहा है एक ऐसा सर्कल का कॉर्ड का लेंथ निकालिए जो बाहर वाला सर्कल के लिए कॉर्ड है लेकिन अंदर वाला सर्कल के लिए टैंजेंट है। मतलब वो ऐसा डायग्राम का बोला आया कि ऊपर से चल गया, बाहर वाला सर्कल का लिए कॉर्ड है लेकिन अंदर वाला सर्कल के लिए टचेस मतलब टैंजेंट, which is chord to the outer circle which touches the inner circle। बोलो आया कि बाउंसर ये, तो ऐसा ही का बात हो रहा है। तो निकालने हमको कहा दिया भैया फाइंड द, अच्छा लेंथ निकालने दिया कॉर्ड का। थोड़ा सा हम लोग क्लास 9 में जाएंगे क्योंकि उसका बिना काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा तो जाना ही पड़ेगा। किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का किसी भी एक कॉर्ड पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो सर्कल का जो कॉर्ड है उसको सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, हाफ ऑफ कर देता है ना। ये वाला थ्योरम, किसी भी सर्कल का कोई भी एक कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, अगर ये लाइन इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो वो उसको हाफ ऑफ कर देगा, है ना। थ्योरम का तो याद है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर, जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, देन इट विल बाइसेक्ट द। अगर किसी भी सर्कल का सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, जो सर्कल का कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करके हाफ ऑफ कर देगा। सही है, किसी को कोई तकलीफ? तो मेरे से इसी का लाइन का लेंथ निकालने बोल रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत है? तो अगर मेरे को इस लाइन का लेंथ निकालने बोल रहा है तो क्या हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? कोई तकलीफ किसी को? बाहर वाला सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 13। क्या ये बाहर वाला सर्कल का रेडियस हो सकता है AD? रेड वाला जो है वो परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो डी है वो तो छोटा सर्कल का तो रेडियस है 5। और अगर रेडियस सर्कल का कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा तो पक्का ये इसका ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सही बात। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉलो करेगा पाइथागोरस। 13 5 12 तो जो पूरा कॉर्ड होगा ऑब्जेक्टिव अभी तक हम लोग सब कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हाफ AO आपको 12 मिलेगा ना, तो पूरा कितना होगा 24। हमसे तो पूरा कॉर्ड का लेंथ मांग रहा है, तो भैया ये अगर 12 होगा उसको हम 12 कैसे बोल सकते हैं? ये थ्योरम ही है
सर्कल का सेंटर से उसके कॉर्ड के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सर्कल का कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मेरा बात समझा? तो इफ इट इज हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ, एंड इफ दिस इज 90, ऑब्वियसली एडी विल बिहेव लाइक हाइपो। तो ये हाइपोटेनस 13, 5, तो ये कितना 12। बोल बात समझ में आया? आगे बढ़े। क्या बोला भैया? टू सर्कल ऑफ रेडियस इतना इतना टचेस ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो, तो नया बात हम लोग अब फिर से जानने जा रहे हैं। लिखने का काम कर लेंगे, एकदम पाती बात है, नया बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी सर्कल होगा, ध्यान से देखेगा, एक सर्कल दूसरा सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, टू सर्कल दे डू नॉट टच ईच अदर, देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो भैया एगो नया वर्ड आई है, कॉमन टेंजेंट। कॉमन क्या होता है? दोनों के ऊपर एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल का टेंजेंट जैसा दिखे, एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल का टेंजेंट जैसा दिखे। लीजिए भैया बना दिए। क्या ये दोनों का टेंजेंट नहीं है? इसी को बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ऐसे अगर बनेगा तो क्या ऐसे नहीं बनेगा, है ना? अगर तुम ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखना, ऐसे करके बनाया जा सकता है। ध्यान से देखेगा, ऐसे करके भी बनाया जा सकता है। तुम बना कर आराम से देख सकते हो। मतलब इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, देन 4 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। 4 ऐसा टेंजेंट बनाया जा सकता है कि जो दोनों का टेंजेंट जैसा दिखे, जिसमें से जो अप अप बना है ब्लू वाला दोनों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट बन रहा है। और जो एक अप का दूसरा का डाउन से बन रहा है, ऐसा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, देन 4 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विद बोथ द सर्कल। 4 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम। बंद कर लो गेट। इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, then 4 common tangent can be drawn. 4 common tangent can be drawn, out of which 2 is direct common tangent and 2 तो 4 tangent बनेगा। 4 common tangent can be drawn, जिसमें से तुम लोग पूरा लिखना 2 direct common tangent plus 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। पूरा लिखेगा, नहीं तो घर पे जाके भूल जाएगा। इसके अलावा तुम कुछ भी बना के दिखा दो, होगा नहीं। अगर तुम बोलेगा हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके, ये तो इधर से इधर ऐसे बन रहा है, बोलेगा हम इधर से बना देंगे ऐसे करके, नहीं फट जाएगा, नहीं होगा। तुम बना के देख सकता है, नहीं होगा। इसके अलावा आप कुछ भी बनाइएगा, या तो टच नहीं करेगा तो टेंजेंट नहीं होगा, या तो फिर अंदर चल जाएगा तो कॉर्ड बन जाएगा। तो 4 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा इफ 2 सर्कल डू नॉट टच ईच अदर, जिसमें से 2 ट्रांसवर्स होगा, 2 डायरेक्ट मतलब 2 अप अप, और ट्रांसवर्स मतलब अप डाउन। ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा, याद करने का है नहीं, सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम लोग 2 सर्कल एक दूसरे को टच करें लेकिन एक्सटर्नली, मतलब टच तो कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। भैया एक्सटर्नली टच कहाँ होता है? अगर एक सर्कल का अंदर एक सर्कल बन जाए, है ना, तो ये भी तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, अंदर से कर रहा है। अब ये भी तो 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इफ 2 सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, एगो 2 3 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा। अगर टच करेगा तो 3 बनेगा, तीनों डायरेक्ट होगा, क्योंकि अप डाउन नहीं बनेगा। अप डाउन कैसे बन सकता है? ऐसे बना नहीं जाएगा, एक का अंदर चल जाएगा। तो अगर टच नहीं करेगा तो 4 बनेगा, टच अगर एक्सटर्नली करेगा तो 3 बनेगा, तीनों डीटीसी होगा, डायरेक्ट कॉमन। यहाँ खाली एक का बनेगा, यहाँ खाली एक बनेगा। देख ऐसे करके अगर एक टेंजेंट बना देंगे तो इसका भी टेंजेंट दिखेगा, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका भी। और कहाँ से बन सकता है? ऐसे बनाएगा तो क्या होगा? बाहर वाला गले कॉर्ड हो जाएगा। ऐसे करके बनाएंगे तो फिर वो कॉमन कहाँ से होगा? अंदर जाएगा ही नहीं। तो अगर दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा, एक्सटर्नली टच करेगा तो, और अगर टच ही नहीं करेगा तो 4 बनेगा। बोल क्लियर है? अब अगर कोई 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट,
देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझो, इसको टच बोलते हैं, इसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब काट देना, ये टच है, ऐसे कर देना इंटरसेक्ट है। तो अगर इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट में एक्सटर्नली और इंटरनली वर्ड होता नहीं है, तो साफ दिख रहा होगा, दो बनेगा। बोल आया कि बाउंसर गया? ये याद करने का है ना, एमसीक्यू में पूछेगा, तुमको खुद से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। बोल बात क्लियर है? इंटरसेक्ट करेगा 2 बनेगा, टच नहीं करेगा 4 बनेगा, एक्सटर्नली टच करेगा 3 बनेगा, और अगर इंटरनली टच करेगा तो 1 बनेगा। बोलो क्लियर है ना? तो ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, है ना, 4 3 2 1। बोल कोई दिक्कत है किसी को भी? तो इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर इंटरनली, डू नॉट ईच अदर, इफ टू सर्कल डू नॉट टच ईच अदर 4 गो, एक्सटर्नली टच 3 गो, इंटरनली टच 1 गो, इंटरसेक्ट 2। अब देख सेकंड क्या है भाई, ये सब प्रॉपर्टी है सर्कल का, ये सब अभी नहीं यूज होगा। क्लास 11 में अगर पढ़ेगा मैथ तो ये सब वहां पे भी यूज होगा सर्कल में। क्लास 11 में सर्कल में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन, है ना? तो वहां पे जब जाएगा ना तो सर्कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर्कल एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या, फिगर का इक्वेशन निकालना। यहाँ हम इक्वेशन थोड़ी निकाल रहे हैं, सॉल्व करके एंगल, लेंथ, मैग्नीट्यूड सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये ज्योमेट्री है। जब वही हम कोई चीज का इक्वेशन निकाल रहे होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो सर्कल तू अभी पढ़ रहा है ना ज्योमेट्री में, क्लास 11 में इसी को पढ़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे में से पढ़ चाहे कहीं पे भी पढ़। तो वहां पे ना ये सारा कॉन्सेप्ट घूम के आएगा, सारा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया क्या? अब देख, तो अगर सेम बात अगर हम लोग फिर से करें कि अगर कोई 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये दोनों का सेंटर है। तो ये जो C1 लाइन है, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, है ना? सही बात? दिमाग लगा के देख, दोनों का जो सेंटर का बीच का डिस्टेंस है ना, वो दोनों का रेडियस समेशन का बराबर है। दोनों का सेंटर का बीच का जो दूरी है कि 2 सर्कल एक दूसरे को ऐसे करके टच कर रहा है, तो दोनों सर्कल का सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों का रेडियस समेशन से बराबर है। वो दोनों का रेडियस समेशन से बराबर है। बात समझ में आ गया? देखो, एक सर्कल दूसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है ना? एक का सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ है, तो रेडियस इतना होगा, इंटरनली टच कर रहा है। तो एक का रेडियस को हम यहाँ R1 बोल दिया। भाई तू सोच के देख, ये सर्कल तो छोटा है अंदर वाला, तो इसका रेडियस इतना बड़ा थोड़ी होगा, थोड़ा तो छोटा होगा। तो अब मान लिया इसका सेंटर समवेयर यहाँ पे है, यहाँ पे C1 C2, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? आ रहा बात समझ में कि बड़ा करें? आ रहा बात समझ में, है ना? देख, तो एक सर्कल है बड़ा वाला जिसका सेंटर है C1, उसका रेडियस ग्रीन वाला R1 है। एक छोटा वाला सर्कल है, उसका सेंटर है C2 और उसका रेडियस R2 है। सही बात? तो क्या ये वाला चीज को हम वो नहीं बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? यही तो दोनों का सेंटर का बीच का दूरी है, दोनों का सेंटर का बीच का दूरी है। हाँ या ना? ये पता है क्या है? R1 माइनस R2। बड़ा वाला सर्कल का रेडियस से छोटा वाला सर्कल का रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। बस हम इसको R1 माइनस R2 का जगह R1, ये डिफरेंस का साइन है, R1 डिफरेंस R2 लिख रहे हैं। ये वाला सिंबल को हम लोग सिमिलर का ही बोलते हैं, यही वाला डिफरेंस का भी है, डिफरेंट लिख दे, डिफरेंस का भी है। मतलब क्या भैया, हम बड़ा वाला का R1 का जगह R2 बोल देंगे और छोटा वाला का R2 का जगह R1 बोल देंगे। तो हम का समझाने जाएंगे R1 माइनस R2, R1 डिफरेंस R2, मतलब दोनों का रेडियस को डिफरेंस करके माइनस कर दो, जो बड़ा पहले लिख दो, जो छोटा बाद में लिखो। तो दोनों का सर्कल का बीच का सेंटर का जो गैप होगा वो क्या होगा? दोनों का रेडियस का डिफरेंस। और अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो दोनों का रेडियस का समेशन का बराबर होगा। सही बात है ना? तो भैया अगर 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच ही ना करें,
So this is the distance between their center. अभी भी तो ये दोनों का distance between their center है, सही बात है। ये है एक का रेडियस R1, ये है एक का रेडियस R2। तो पता है यहाँ पे C1 C2 जो है ना वो दोनों का रेडियस सम से बड़ा है ना, दोनों का रेडियस समेशन से बड़ा होगा, दोनों का जो सेंटर का बीच का गैप होगा, सही बात है ना। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, ये है एक का सर्कल का सेंटर, ये है दूसरे का सर्कल का सेंटर, सही बात, हाँ या ना। यहां से लेके यहां तक है भैया एक का रेडियस, यहां से लेके यहां का है भैया एक का रेडियस, समझ में आ रहा मेरे बात। तो अब जो C1 C2 का गैप होगा वो दोनों का रेडियस समेशन से छोटा होगा, बोल बात समझ में। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता है इन दोनों फिगर में, कौन ज्यादा है कौन कम है ये पता चलता है। मतलब क्या होता पता, हम कैसे बोले ये वाला यूज होगा, देखो दो सर्कल दे देगा क्लास 11 में, तुम्हारा को उसके ऊपर काम करना रहेगा, लेकिन वो काम करने से पहले तुमको डिसाइड करना रहेगा कि जो दोनों सर्कल वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टच ईच अदर, डू नॉट टच ईच अदर, इंटरसेक्ट और एक्सटर्नली इन टच या फिर इंटरनली टच, वो 4 कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो हम लोग यही रेडियस का हेल्प लेकर पहले ये कैटेगरी डिसाइड करते हैं। अब वो कैटेगरी डिसाइड हो जाए उसका बाद क्लास 11 में जब हमको फीस देगा तो हम बताएं क्या करते हैं। बात समझा कि नहीं समझा? अभी कैसे समझा हम क्वेश्चन, मेरा बात समझा कि हम लोग पहले दो सर्कल का दिया हुआ है रेडियस, सर्कल का इक्वेशन, मेरा पहला काम ही है कि वो कौन सा कैटेगरी में है, क्योंकि इसके अलावा क्या कैटेगरी होगा, या तो टच नहीं करेगा या तो टच करेगा, टच करेगा तो इंटरनल करेगा एक्सटर्नल करेगा, या तो फिर इंटरसेक्ट करेगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है? दो सर्कल का कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं रेडियस का हेल्प लेके कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। बात समझा क्या? वो डिसाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं नहीं करते बाद में जानेंगे। तो देख क्या बोले बाबू, दो रेफरेंस लेके बताएं, एक 4 कैटेगरी बताएं टेंजेंट का नंबर्स का रेफरेंस में, और दूसरा उन लोग का रेडियस का रेफरेंस में। एक बार बताते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा 4 टेंजेंट बनेगा, टच अगर एक्सटर्नली करेगा 3 बनेगा, टच अगर इंटरनली करेगा तो 1 बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो 2 बनेगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा तो दोनों का सेंटर का जो दूरी होगा वो दोनों का रेडियस सम से बराबर होगा। इंटरनली टच करेगा तो दोनों का रेडियस का जो डिफरेंस होगा, दोनों का सेंटर का बीच का गैप दोनों का रेडियस का डिफरेंस का बराबर होगा, सही बात। अगर इंटरसेक्ट मार देगा तो डिफरेंस जो है दोनों का रेडियस का जो सम होगा वो बड़ा होगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का रेडियस का जो समेशन है वो ज्यादा होगा, और दोनों का सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस कम और रेडियस सम, और दोनों का अगर एक्स्ट्रा टच नहीं करेगा तो दोनों का सेंटर का बीच का गैप ज्यादा होगा। ये तुमको एक छोटा सा बात देख खाली ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बताएं। अभी आगे इसका जरूरत पड़ेगा, जब पड़ेगा तब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, सब्जेक्टिव में ही का ही आएगा, पूछेगा नंबर तुमसे सब्जेक्टिव में, या तो किसी क्वेश्चन में इसका हेल्प लगेगा या तो ये एमसीक्यू में आएगा। क्या बोला, 2 सर्कल रेडियस 5 and 2.8 टच ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे टचेस, इफ दे टचेस, बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग क्या बोले, हमेशा कॉन्सेप्ट मैटर करता है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। बोल क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तक हम लोग कुछ नहीं उतारे, सबसे पहले हम लोग इसी को उतार रहे, छापो जल्दी, रुक जा मेरा भाई। अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए, जिसमें से एक क्वेश्चन में ये जो हम लोग पढ़े एक्सटर्नली इंटरनली टच उसका हेल्प लगा, सही बात। बाकी 5 में पता है कौन सा थ्योरम लगा, रेडियस टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अभी तक हम लोग को उसका जरूरत नहीं पड़ा कि एक्सटेरियर पॉइंट से अगर किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो भैया दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, देयर सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द टेंजेंट विल बी इक्वल। इसका जरूरत अभी तक नहीं पड़ा। अब पढ़ने जा रहा पहला क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज अ सर्कमस्क्राइब, फाइंड x, है ना। तो क्या दिया भैया, ये A दिया आपको, यहाँ पे आपका P दे रहा है, B ये पूरा x है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये R दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 है। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दिख रहा होगा ठीक ठाक तो 4 दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा होगा ठीक ठाक तो यहाँ से 6 दिख रहा है,
सच बात की झूठ बात? सच बात। चलो भैया हमको x चाहिए। तो सोच बाबू क्या है, एक पी ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, क्या यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, पहुंच कहीं पे भी जाए उसका लेंथ तो भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही दिया जाता है। तो अगर ए से लेके पी 4 सेंटीमीटर होगा तो ए से लेके ये भी तो 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? तो भैया सी भी तो एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ, बढ़ा उसको आप कहीं पे भी दीजिए भैया, यहाँ से जो लेंथ है टेंजेंट का वो तो सी क्यू होगा, और यहाँ से जो टेंजेंट का लेंथ है वो तो सी आर होगा। हाँ या ना? पक्का बात। और अगर वो सी आर होगा तो तुम खुद से ही सोच के देखो, ये अगर पूरा 12 है, ये अगर 4 है तो नीचे वाला, हाँ या ना? और ये अगर 8 होगा तो ये भी तो 8 है। सही बात। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है, ऑब्जेक्टिव है सब। सब्जेक्टिव जब आएगा हम तुमको खुद ही बोल देंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आ गया, लिखने में खुद ही सिखा देंगे कैसे लिखा जाता है। पहले अभी आंसर निकालने सीख ले, लिखने बाद में सीख जाएगा। लिख तो 19-20 करके कुछ भी देगा, आंसर तुमको मार्क्स तुमको मिलेगा आंसर पे ही। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन 3 जैसा लगना चाहिए, उसलिए लिखने आना चाहिए तुमको। बोल क्लियर है? तो भैया इधर आइए, सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्स। एक्स कहाँ दिख रहा है? इधर भैया यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पे Q है, यहाँ S है, यहाँ P है। सही बात। किसी को दिक्कत? ये लेंथ थोड़ा सा एक बार देख ले तो दिख नहीं रहा, कितना दिया वो? 7 दिया है। 7 पक्का? चलो अगर 7 दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ये 5 दिया ना, सही है। चलिए भैया अब तो शायद मेरे को लग रहा सब दिख रहा होगा। क्या सी एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का? और यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टान आप उसको कहीं पे भी दीजिए, लेंथ तो भैया सी आप तक ही कंसीडर होगा, लेंथ तो भैया सी ये तक होगा तो सी एस बी, और सी एस अगर 3 है पूरा, सी बी अगर भैया 7 है, बी से एस तक, हाँ या ना? और बी से एस तक अगर 4 है भैया तो बी से आप टेंजेंट ड्रॉ किए, डी पी बी एस, टान जहाँ तक भी दीजिए, लेंथ तो हमेशा पॉइंट ऑफ। तो भैया ये अगर 4, वो 5 9। सही बात। ये अगर 5 तो ए से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक ए से क्यू तक, ए से 5 9 से आया क्या कि नहीं आया? आया। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे हाँ 2-4 मिनट बाद एक तो लिखेंगे। अभी पहले हम आंसर ही निकाल रहे हैं, अभी हम लोग लिखने के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, पहले आंसर निकाल ले रहे हैं। हाँ देख ले भाई, तो ये वाला हम लोग ही बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े। हेलो क्या बोला भैया? इन द क्वाड्रिलेटरल इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज द सर्कमस्क्राइब, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर मतलब का? सम ऑफ द बाउंड्री। सम ऑफ बाउंड्री तब ना पता चलेगा जब सब बाउंड्री पता होगी। तो चलिए बाउंड्री निकालते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दे रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 3 दे रहा है तो यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दे रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 दे रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो गया सर। तो पेरीमीटर का होगा सम ऑफ द 6 5 5 3 4 3 10 19 और 17। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है? चल इसको बना रहे हैं। क्या दिया भाई? बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं क्या? इन द फिगर गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribed and AD is perpendicular to AD is perpendicular to DC। मतलब पता है ये 90 डिग्री है, AD ये 90 डिग्री है। सही बात। और तो सब लिखा हुआ है, कौन कौन क्या क्या है नहीं है सब लिखा हुआ है। मेरे को बोल रहा है अच्छा फाइंड x इफ रेडियस ऑफ द इन सर्कल। भैया इन सर्कल का होता है कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका अंदर सारा साइड को टच करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको इन सर्कल बोलते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो
या फिर कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो, उसका चारों वर्टेक्स को टच करके जाने वाला, सर्कल को, ट्राइंगल होगा तो तीनों वर्टेक्स को टच करके जाने वाला सर्कल को बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल। अंदर बनेगा तो इन सर्कल। मेरा बात समझा? इन सर्कल मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर सर्कल, सरकम मतलब बाहर होता है, सरकम सर्कल मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर के बाहर बनने वाला सर्कल। तो इन होगा अगर तो साइड को टच करके जाएगा, सही बात, और सरकम होगा तो वर्टेक्स को टच करके जाएगा। बोल मेरा बात समझा? कोई दिक्कत है किसी को? तो बोला है क्या, इन सर्कल जो है उसका रेडियस है ना वो कितना है भैया, 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10। तो मेरे को मान कर रहा है फाइंड द, इफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज 10, फाइंड एक्स। एक्स कहाँ दिखा? नीचे। बोलो क्लियर है? तो चलो भैया 1 मिनट ट्राई करेंगे। दिख रहा है सारा कुछ? बस खाली एक चीज आंख और नाक खोल के देखेगा कि ना 27 ना बी से लेके यहीं तक एरो डाल रहा है, तो 27 ना बी से लेके ए तक मत मान लेगा। मेरा बात समझा? वो यहाँ पे एंड कर दे रहा है, मतलब 27 वो बी से लेके पी तक का बात हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगर तुम बात करेगा, बोलेगा भैया बी से स्टार्ट हो रहा है सी तक तो पहुंच नहीं रहा आपका एरो, लेकिन बीच में तो कोई पॉइंट भी नहीं है ना, तो 8 जो दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक का दे रहा है, लेकिन 27 जो दे रहा है वो क्या चीज 38 है। समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात? हाँ, तुम क्या देखना, बीच में कोई पॉइंट है जहां से डिस्टिंक्शन हो रहा है, यहां तक दे रहा है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उसी तक का बात हो रहा है। देख इधर आगे, और यहाँ पे देखो पी तक ही खत्म कर दे रहा है। अगर उसको पी को आउट मार के यहाँ तक भी थोड़ा आगे आता तो समझ में आता कि भैया वो जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, जो दे रहा है वो कितना दे रहा है। तो भैया थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देता, पूरा ए तक नहीं भी जाता तो हम समझते 20, लेकिन वो पी के आगे ही खत्म हो जा रहा है। देखो ना पी यहाँ पे है, तो ये कितना का बता रहा है? बीपी का बता रहा है। क्लियर है ना? देख लो, देख के ही आंसर आ जाएगा, देखते देखते ही आंसर आ जाएगा। अच्छा ये 38 है, हाँ, जिसको हम बोल दिए 8, ये 38 है, ये 27 है, ये 10 है, कितना होगा देख लेते हैं। देख लो जल्दी से करो, जिससे जो बन रहा है। देखते देखते बन जाएगा। हो गया? बन गया? 21 होगा आंसर, 21 होगा, लेकिन 21 का थोड़ा सा रीजन आएगा। देखो इधर, ये यहां से यहां तक 27 है, यहां से यहां तक 27, तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक भी तो 27 है, सही है। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P, लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट विल बी इक्वल। तो ये अगर 27 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 27 होगा, और अगर ये 27 होगा, पूरा 38 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और ये अगर 11 होगा तो CR तो आपको जो चाहिए उसका एक पोर्शन तो आपका आ गया, सही है। अब दूसरा पोर्शन आपको चाहिए DR, वो तो नहीं हमको पता है ना, DR हमको नहीं पता। अब DR अगर 10 हम लेके कर दिए तो क्यों वो 10 होगा, वो तो क्यों का आंसर होना चाहिए, जोड़ के किसी आएगा। ये 10 ही है, वो सबको पता है, लेकिन क्यों वही मेरे को लिखना है, इसीलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। बोल कैसे होगा ये 10? तो इसको 10 तो ली है ना, तो भैया परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जैसे कि ऊपर वाला 10 है, तो परपेंडिकुलर मतलब कि वो जो पैरेलल है वो रेडियस ही है, तो 10 ही 10 का ये वाला, हाँ, हाँ, तो ये ना 10 होगा, तुमको तो ये चाहिए ना। तो वही 10 होगा क्योंकि वहाँ पर भी तो 90 डिग्री फॉर्म होगा। हाँ, तो उससे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा तो
ये कोई एक मिनट रुक जा, देख मेरा बात सुन। 10 होगा वो हम भी जानते हैं, हम बोल रहे रीजन कि ये 10 है, ये रेडियस है, हम मान लिए। हमको इसको थोड़ी जोड़ना भाई, हमको इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। भैया नहीं वो 90 और ऊपर 90 फिर वो भी 90 वो कैसे? हाँ तो 90 वो 90 90 ये 90 दिया है, हाँ वो भी भैया 90 स्क्वायर प्रूफ कर स्क्वायर स्क्वायर है ये, पहले वो प्रूफ करना है क्योंकि 90 90 90 90 रेक्टेंगल का भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल ही नहीं हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल का ना एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता है। ये है, अरे भाई ये स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, ये बेफिजूल का 90 नहीं दिया हुआ है। वो अगर अपना मन से ही हम इग्नोरे मार देना था तो ये 90 बेफिजूल थोड़ी देगा, और 90 दिया ही है लॉजिकली लिखने के लिए कि ये 90 क्यों, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे किसी को कोई दिक्कत, और ये 90 दिया है तो ये भी तो 90 होगा। अरे ये रेडियस टेंजेंट के लिए 90, ये रेडियस टेंजेंट के लिए 90, ये 90 दिया है, तीनों जोड़ के 270, तो इसका लिए कितना बचा? चारों 90 है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन ये सर्कल का रेडियस, ये भी सर्कल का रेडियस, एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल का कभी इक्वल नहीं होता, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये पहले चारों 90, देन इट कैन बी रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, बट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सिंस बोथ द रेडियस आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो अब ये चारों 90 है तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, उसमें से ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? और स्क्वायर होगा तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहला हाँ एडजेसेंट साइड होगा तो कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता, वो हमेशा स्क्वायर। अब हम लोग पहला क्वेश्चन तुमको लिख के दिखा दे, थोड़ा सा लिखते कैसे, कुछ नहीं करना है, जो जो काम किया वो लिख देना है। कैसे? B इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, सही बात, विथ सेंटर O, है ना, सही बात। देन BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू, ब्रैकेट में रीजन जरूर देंगे। क्या रीजन देंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर, लिख लेगा खुद से। तो भैया BP अगर आपका 27 है तो BQ भी 27 है, तो CQ कितना हो जाएगा? अच्छा दोनों 27 है तो CQ कितना हो जाएगा? 38 आया, सही बात, हाँ या ना। तो भैया CQ अगर इतना है तो CR इक्वल टू CQ, क्लियर? रीजन मेंशन्ड अबव, यही रीजन तो यहाँ पे भी है। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया भैया? CQ और CR दोनों इक्वल है, तो CR इक्वल टू CQ इक्वल टू, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से देखना, OS एंड AD एक दूसरे पे, क्यों भैया? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular to each other at the point of contact, सही बात, कोई दिक्कत? तो भैया OSD, सही बात, ORD सही है, दोनों कितना? सेम रीजन से। और SDR 90 काहे के लिए? गिवन, कोई दिक्कत? तो भैया SOR 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देता है लिखने के लिए, ओरली निकाल लिए थे हम लोग। लिखेंगे कैसे? और लिखने का ना भैया फंडा एकदम सिंपल है, हम जो लिखेंगे तुम उतना नहीं लिख पाएगा, हम और 4 लाइन लिख देंगे तुम नहीं लिख पाएगा, तुम उतना लिखना जो तुमको लगे कि हम ये काम किए हैं तो हमको आंसर मिला, क्लियर है? दूसरा, ना तो जबरदस्ती ज्यादा लिखेगा, टीचर को इंप्रेस करने के लिए देगा वो 3 ही मार्क्स, और वो हमेशा आंसर पे ही मार्क्स देगा। मेरा बात समझा? कि तो ऐसे करके लिख दिया 11 और ऐसे करके लिख दिया 10, तो 21 आ जाएगा ना एमसीक्यू लेके, सही है। सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के लिए कैसे होगा? तो कितना लिखेंगे? जितना मेरे को लगता है लिखना चाहिए,
समझ में आया ना? वो मेरा देख के लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सॉल्यूशन किसी का लिखते ही नहीं है। लिख दिया 90 ना, क्या लिख देंगे? SORD इज अ स्क्वायर सिंस द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन कौन? SO इक्वल टू OR, काहे के लिए? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सही है? देयरफॉर सही है, DR इक्वल टू 10, देयरफॉर DC इज इक्वल टू X इक्वल टू 10 प्लस 11। तो पहला क्वेश्चन हम देख लिख के दिखा दिए तुमको, छापो 1 मिनट में जल्दी से। क्या चीज क्या करती? चलो खत्म, अब 1-2 लाइन छोटा है उसको लिखेगा। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। देख लो बाबू, बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो O is the center of the circle, O is the center of the circle, AB is the tangent, AB is the tangent at B AB equal to 15 सेंटीमीटर, AB equal to 15 सेंटीमीटर। सही बात? कोई दिक्कत? AC भैया ये वाला AC दिख रहा है, AC 7.5 सेंटीमीटर। सही बात? किसी को कोई तकलीफ? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, 8.5। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कैसे निकालेंगे भाई? 8.5 तो क्या सोच के बोल दिया? अच्छा बोल दिया, बस मन किया तो बोल दिया। AC ये C दिया है, एक बार डायग्राम देख लेगा भाई कोई? सही है, डायग्राम सही है। चलो कैसे निकालेंगे देखो, AB दिया है 15, सही है। ट्राई करो 1 मिनट, देखो देखो ऑब्जर्व करेगा तो आ जाए। अगर एक बात कोई समझ गया होगा तो मेरा काम हो जाएगा। OC को हम बोल दिया रेडियस, हाँ यार, इसको जोड़ेंगे, इसको बोल दिया रेडियस, जा हो गया बात का। देख ले रहे कैलकुलेट करके, वैसे ही कुछ आएगा, देख लेते हैं। क्या दिया बाबू? AB टेंजेंट है, OB रेडियस है, रुक जा लिखने बना, और AO जो है ना बाबू एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का सेंटर तक का दूरी है। तो भैया रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे होता है परपेंडिकुलर, तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस, लगा दीजिए। OA का स्क्वायर, अब हम इसलिए तुमको टाइम नहीं दिए ना, मेरे को 2-3 क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो हम तुमको बनाने का टाइम दे दे। सही है? OA का स्क्वायर, OA R प्लस 7.5 का स्क्वायर। सही बात? सही बात। OB का स्क्वायर R स्क्वायर, AB का स्क्वायर 15 स्क्वायर आया। R स्क्वायर 2 इंटू R इंटू 7.5 प्लस 7.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 225। R स्क्वायर कट गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 सही है। ये 25 8 7 56, 56 25 होगा, 56 25। अभी फिर से ही कहाँ से आया उस पर नहीं जा रहा है, तुम खुद से कर लेना। इसको उस तरफ लेके गए, 15R इज इक्वल टू 225 माइनस 56.25, माइनस करेंगे 50 माइनस किए तो 175 होगा, 50 माइनस किए तो 175, और 6.25 माइनस करना है तो 175 से और 6 नीचे गए 169 और पॉइंट 168.75 ना। आई होप कि हम लोग सही लिखे हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है ओरली। 56.25 जो सब्ट्रैक्ट करना चाहेगा ओरली वो कर ही नहीं पाएगा। 50 करो आ गए, 6 कर दो आ गए, और 0.25 कर दो, बाय पॉइंट हटाएं। सही बात। 15 से एक बार में पकड़ेगा 11, 1 18, एक बार में पकड़ेगा 3 37, 2 बार में पकड़ेगा
R इज इक्वल टू 11.25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोलो मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रेडियस ही चाहिए था, अगर भाई को डायमीटर चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, किसी को दिक्कत है। अब ये बात अगर तुमको समझ में आ गया ना, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा ना भाई। हम कुछ, मेरा सिखाने का काम ही नहीं है। हम क्या करेंगे सिखा के, कोई फायदा नहीं है मेरा सिखाने का। कैलकुलेशन आना चाहिए। तो हमको पता है एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर तक का जो दूरी है वो मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा, और हमको लगता है रेडियस और लगता है टेंजेंट का लेंथ। ना तो रेडियस दिया था और नहीं तो एक्सटीरियर पॉइंट से डिस्टेंस दिया था, ए से सी तक आपको दिया था। तो OC को ले लीजिए R और OB को भी ले लीजिए R, लगा दीजिए पाइथागोरस, R² दोनों तरफ कट गया, आंसर आ गया। बोलो आया कि बाउंसर गया? पक्का। अब देखिए ये वाला फिर अगेन मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट VVI क्वेश्चन है। क्या दिया है ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। हमको लग रहा है डायग्राम में थोड़ा सा ये गलत लिख दिए थे, तो बाबू डायग्राम, क्योंकि 2 जगह बी लिख दिया है। अच्छा ऊपर ई है ना, ये ई है कि AEP BCP D। चलो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। तो बनाएगा तो पहले तेरे को नंबर मिलेगा, उससे अच्छा तेरे को बनाने में मजा आएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या भैया, मेरे को चाहिए इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P द टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। PA और PB सेम होगा तो हम जानते ही है, थ्योरम ही बोलता है। CE is the tangent to the circle at E, कि CE भी अपने आप में एक टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D को टच मार रहा है। सही बात। बोल रहा है फाइंड द AP को दिया 15, AP कितना दिया है 15, AP 15। सही बात। बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल PEC लीजिए भैया। तो अगर आपको चाहिए पेरीमीटर मतलब सम बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब सम बाउंड्री, PE प्लस CE प्लस CP। अबे PEC का समेसन ही तो उसका पेरीमीटर होगा ना, लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान लगा के, PE CP जैसे है रहने दिए। क्या हम ध्यान से देखेंगे, ये जो CE आप लिखे हैं, क्या इसको आप DE प्लस DC लिख सकते हैं? हाँ या ना? सही बात। अजीत समझा? आपका जो PE है रहने दीजिए, CP है रहने दीजिए। क्या आप DE को AE से और CD को BC से रिप्लेस कर सकते हो? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि E एक एक्सटीरियर पॉइंट है और यहां से सर्कल का टेंजेंट और यहां से भी सर्कल का टेंजेंट, तो AE और DE दोनों इक्वल होगा। C एक सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से CD और यहां से BC भी इक्वल होगा। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? तो भैया PE और AE मिलके PA नहीं हो जाएगा? PE और AE मिलके प्लस, हाँ या ना? BC और CP मिलके हाँ या ना? और PA का लेंथ कितना दिया है? PA क्या है? सर्कल का टेंजेंट है, तो PB भी तो सर्कल का टेंजेंट है, तो ये दोनों कितना होगा? PA और PB दोनों सर्कल का लेंथ मेरा भाई सेम नहीं होगा। अब यहाँ पे ढेर सारा जगह रीजन लिखना बाकी है। द रीजन सबसे पहला AE एंड DE इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल का टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट D। CD और CB दोनों इक्वल होगा एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट का लेंथ। सही बात। PA और PB इक्वल होगा एक्सटीरियर पॉइंट P से सर्कल का दोनों टेंजेंट। ये सारा हम लोग का टेंजेंट का यूज हो रहा है। तो कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है? एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट का लेंथ जो बोलो कोई दिक्कत है? तो हम लोग 8 का B तक पहुंच पाए। हम लोग का टारगेट था 10 तक पहुंचेंगे नहीं। 1 मिनट के अंदर इसको लिखो, इसके ऊपर का सारा बना लेना।
नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग थोड़ा सा 6:15 हो गया नेक्स्ट डे करेंगे हाँ लिख लो 1 मिनट में लिख लो लेकिन